अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, जर्मन और राष्ट्र का कैसे मेकिंग हुई, कैसे एकीकरण हुआ वो देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन जर्मन का। द न्यूली डेवलप्ड मिडिल क्लास इन जर्मनी वर्क टू यूनाइट अ नंबर ऑफ जर्मन किंगडम आइदर डिफेक्टेड बाय मोनार्कीज एंड द लार्ज लैंड ओनिंग पीपल इनटू एन इंडिविजुअल नेशनल स्टेट विच वाज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द ऑफिसेज। जितने भी ये मिडिल क्लास के लोग थे वो सभी पहले फ्रैंकफर्ट की संसद में इकट्ठा हो गए थे। अब जो दूसरे जो लोग हैं, जो लैंड ओनिंग, लार्ज लैंड ओनिंग के जितने भी लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया कि हम क्या करें, हम आगे आते हैं इस बार। अब वो भी तो एक, अब ये बनते कौन है, यही तो मैंने आपको बताई थी भाई। मिडिल क्लास में क्या सिखाया था मैंने आपको कि जो लोग हैं पैसे सेविंग करेंगे वही तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यही देखिए, ये मिडिल क्लास वाले ही लोग हैं जो लार्ज लैंड ओनरशिप है, इसमें वो पहले वाले ऊपर वाले तबके के लोग और नीचे वाले तबके दोनों लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब मिडिल क्लास के भी जुड़े हुए हैं और ऊपर जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन है, वो भी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, एक नेशन स्टेट बनाएंगे। किसको बनाएंगे, जर्मनी को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार करके बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, इलेक्टेड बॉडी बना के बनाएंगे। द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड द जर्मन स्टेट वाज टेकन बाय पर्शिया। अब हम पर्शिया जो लोग हैं, पर्शिया के जो लोग हैं, ये सारे क्या कर देते हैं, जर्मन की सारी कर्ता धर्ता जो है हम पर्शिया हम अपने हाथ में ले लेते हैं और सारी पर्शिया के नेतृत्व में ये सारे क्या करेंगे, काम करेंगे। अब पर्शिया का जो राजा था उसने फोन लगाया एक व्यक्ति को, उसने कहा यार वो बिस्मार्क आजा, तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और जर्मन का एकीकरण कर दें। बहुत ही ब्रेव है ना, चाणक्य कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति था। ओटोमन बिस्मार्क इंटेंडेड, बस इसके आने की देर थी। ये ओटोमन बिस्मार्क इंटेंड टू अचीव द गोल फॉर यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ओटोमन बिस्मार्क आया और आने के बाद उसको राजा को कहा कि सिर्फ मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मुझे क्या चाहिए, आपकी आर्मी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन है, वो मेरे हाथ में होना चाहिए और आर्मी होनी चाहिए। बस आप ये दो चीज दे दो मेरे को, सब मैं कर दूंगा, सारा सेटलमेंट मैं कर दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, तू करना है तो ये ले ले। इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, बस 7 सालों में 3 महान युद्ध किए और उसके साथ में तीनों ये जीत जाते हैं। द पर्शियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ऑफ द जर्मन किंगडम, पर्शिया की और जर्मन की जो मिक्स की सेनाएं हैं वो सारे फाइट देयर 3 वॉर्स एंड अचीव्ड देयर गोल्स यूनाइटिंग जर्मनी। और ये 3 युद्ध करते हैं और तीनों युद्ध में क्या करते हैं, पर्शिया की और जर्मन की जो आर्मी है दोनों सम्मिलित रूप से लड़ते हैं और सबको ऑस्ट्रिया को सबको भगा देंगे अभी, है ना, फ्रांस वगैरह को। इन ईयर 1871 द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी गॉट कंप्लीटेड। 1871 की बात है और ये क्या कर जाते हैं, जर्मन जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड विलियम फर्स्ट, बहुत खुशी होती है इस व्यक्ति को कि ये क्या कर लिया है, राजा बन गया है। विलियम फर्स्ट बिकम द एम्पीरियर ऑफ द जर्मन। तो इस प्रकार की जर्मन की स्टोरी थी। थोड़ा और है इसमें, एक तो बिस्मार्क की अपन स्टोरी देख ली थी कि बिस्मार्क की आ गया था और इसमें आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इसने क्या कर लिया, सारे ये 7 सालों में इसने 3 युद्ध, बड़े बड़े 3 युद्ध किए और इसके साथ में ही जर्मन का एकीकरण पूरा करता है। नोट कर लो, अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ भाई, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले कैसा मैप था जर्मनी का, है ना, ये देखिए इस प्रकार से था, यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं था, ये पूरा गैप अलग था, ठीक है ना, यहाँ वाला पूरा पोर्शन था, ये वाला था, है ना, ये तो चलो सेम ही है, यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन था, ये सारे खाली थे और जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब देखो आधा जर्मनी इधर आधा इधर, है ना, कोई सेट ही नहीं हो रहा है। फिर इसने क्या किया है, पूरा एक जर्मनी बना लिया, यहाँ की थोड़ी जगह यहाँ से ले ली, पूरी है पूरा और जर्मनी एकीकरण हो गया था। तो इतना फर्क आ गया था दोनों के मैप में, है ना, पहले वाला जर्मनी है और जब यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद में ये हो गया था। हाँ, अब कुछ मेन पॉइंट्स इसके अपन ऐड कर देते हैं कि जर्मनी अपने, तो ये सिर्फ ब्रीफ में अपन ने एक नॉलेज ले लिया था कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे हुआ था। अब इसका देखिए जर्मनी एकीकरण अपन पढ़ते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैपेंड इन 4 स्टेजेस, है ना। At the beginning of the 19th century, Germany was not a unified country but a confederation of 39 autocratic state। अब ये बात शुरू होती है 19th सेंचुरी से, जब क्या जर्मनी जो है एक राष्ट्र की कल्पना हुआ करता था, यानी कि एक राष्ट्र था नहीं, सिर्फ कल्पना था। लेकिन उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक बीच में एक राइन संघ बना दिया था। तो ये कितने स्टेट का था, 39 स्टेट का एक राइन संघ था। किसने बनाया था, तो नेपोलियन ने। इसीलिए मैंने पहले कहा था नेपोलियन ने क्या किया है, जर्मनी में बीज बो दिए हैं। किसके बीज बो दिए हैं, तो ये इसके जर्मनी एकीकरण के बीज बो दिए हैं। तो 39 स्टेट की पहले ही था और उसके बाद में क्या हुआ, एक धारणा शुरू हो गई कि जर्मनी में एकीकरण जो है हो सकता है। सेकंड पॉइंट, द कॉन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट फ्रॉम बाय नेपोलियन। ये भी अपनी बात बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट वाज लेफ्ट अनटच्ड ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल्स इन 1815। जो वर्साई, ये वियना की जो संधि हुई थी, है ना, 1815 में वर्साई के महल में हुई थी। तो ये सारी क्या हुई थी कि इसमें नेपोलियन के सारे काम तो अंडू कर दिए थे, मतलब वो सारे जितनी भी बर्बन वंश का था, मिस्र का था, वो सारी जो है खत्म कर दिया था कि वो वैसी की वैसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है कि वर्साई की संधि में ये अनटच्ड रहने दिया। किसको रहने दिया, तो राइन संघ जो था उसको अनटच्ड रहने दिया। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन
Third point, economic unifications followed political unifications in 1834 custom union Jalvorin, which allowed the movement of goods and trade without hindrance, joined the 39 state and brought it down to 2. अब ये देखिए जो जेलवरिन क्लब बना दिया, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है जेलवरिन। और ये क्या हो गया कि 39 स्टेट में ही एक समान चल रहा था। अब एक समान चल रहा था मतलब यार राष्ट्र होना चाहिए, है ना। जब पूरा एक ही चीज चल रही है, करेंसी एक ही चल रही है, वहां पे टैक्स सिस्टम एक ही चल रहा है, तो राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र नहीं थे। तो ये क्या है, यहाँ पे धारणा आ गई कि यहाँ पे होना चाहिए। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848 had met plan to make Germany a constitutional monarchy but failed। 1848 में जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाता है, लेकिन 1848 में क्या होता है, वो फेल हो जाता है। Persian took on the leadership of the movement for national unifications। जो भी ये राजनीतिक हलचल चल रही है वो सारा किसके हाथों में आ गई है, पर्शिया के हाथों में आ गई है। Was the architect of this process लीडरशिप यूनिफिकेशन इट चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क किसके हाथों में सौंप देते हैं, पर्शिया, तो ओटो वन बिस्मार्क के हाथों में सौंप देते हैं। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड मोनार्की, है ना, ये दोनों है, मोनार्की भी है और इसके साथ में आर्मी भी है। तो ओटोमन बिस्मार्क में दोनों की सहायता से क्या कर दिया है कि ये जर्मनी का जो है वो एकीकरण कर लिया है। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से 19th सेंचुरी में 39 का राइन संघ बनता है। सेकंड में देखा था कि राइन संघ कौन बनाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट बनाता है। किसके अनुसार, बोनापार्ट के जो बनाया था उसने, वर्साई की जो संधि हुई थी, वियना की जो संधि हुई थी, उसमें ये अनटच्ड रहती है। इकोनॉमिक्स और जेलवरिन जो क्लब बनता है उसमें किसी भी प्रकार के टैक्सेशन वगैरह फिक्स कर रखे थे, लेकिन ये 39 जो थे उस समय एक राष्ट्र की कल्पना नहीं थी। और फ्रैंकफर्ट में जो पार्लियामेंट हुई थी उसमें वो पार्लियामेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये नहीं कि वो फेल्ड हो जाती है और उनके दिमाग में, माइंड में ये सब चीजें चेंज हो जाती है। फिर पर्शिया फिर आता है और ये सभी अपने हाथ में ले लेता है और हाथ में लेने के साथ में बिस्मार्क को वहां पे सेलेक्ट कर लेता है और बिस्मार्क क्या करता है, पर्शियन आर्मी और उसके साथ में ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी मदद से जो जर्मनी है उसको स्वतंत्र कराता है। अब स्वतंत्र कैसे कराता है, चलो ये देख लेते हैं, है ना। अब देखिए बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो कौन, रक्त और लोह और रक्त की नीति, लोह यानी तलवार, तलवार निकालो, गर्दन काटो, खून निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड एंड आयरन, जो रक्त और लोह की नीति है वो बस बिस्मार्क उस पॉलिसी पर चलता है। और जर्मन यूनिफिकेशंस 3 wars वर फाइट ओवर 7 years विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, इन तीनों के साथ में वो 7 सालों में 3 युद्ध करता है। और युद्ध करने के साथ रिजल्टेड द पर्शिया विक्ट्री विच हेल्प यूनिफाई जर्मन पॉलिटिकली। अब ये क्या करता है, तीनों युद्धों के बाद में ये जो बिस्मार्क है वो तीनों युद्ध जीत जाता है, यानी कि पर्शिया जो है, जर्मन जो है वो युद्ध जीत जाते हैं। तीनों युद्ध कौन से हैं, तो ये देखिए अब युद्ध किसके किसके बीच में होते हैं, तो पहला डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इनके सबके बीच में होते हैं। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Persia victory and the complete the process of unifications। मतलब जैसे ये जीत जाता है और क्या हो जाता है कि ये पर्शिया, मतलब इन राष्ट्रों ने दूसरे देशों पे अधिकार कर रखा था, है ना, ये बहुत बड़ा है, अपन से जितना दे रखा उतना पड़ता है। अब फर्स्ट बैटल कौन सा होता है, तो बैटल ऑफ डेनमार्क 1864, ठीक है। बैटल ऑफ सेडोवा, तो सेडोवा का जो बैटल होता है 1866। और सेडान, जो सेडन का जो युद्ध होता है 3 नंबर बैटल ऑफ सेडान 1870, है ना। 1864 4 के बाद 2 साल का गैप आ गया और इसके साथ में क्या आता है 4 साल का। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले 2 साल में, फिर 1864 याद कर ले में, फिर 2 1866, फिर 4 1870, तो ऐसे याद आपको हो जाएगा। इन जनवरी, बहुत ही खूबसूरत वो दिन था जनवरी का 1871, जब क्या हो गया, द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट उस दिन नहा धो के आया और वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेयर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्सेल्स। उस दिन वर्सेल की जो सेरेमनी थी उसी दिन उसने क्या किया, राष्ट्र को, जर्मनी को विश्व में समर्पित किया और उसको बताया कि जर्मनी एक राष्ट्र बन चुका है और नया राष्ट्र प्रभुत्व में आ चुका है। क्लियर, बहुत ही अच्छा एक एकीकरण था, हम कहें जर्मनी का एकीकरण, है ना।